ओके बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो हम लास्ट क्लास में अकाउंट्स पढ़ रहे थे। अकाउंट्स में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स करे थे। आज उन्हीं से ही आगे बढ़ते हैं हम, और कुछ और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन की बात करते हैं। तो आज का जो पहला बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट है या कन्वेंशन है, उसका नाम है अकाउंट कन्वेंशन फॉर कंजर्वेटिज्म, नेक्स्ट कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर। तो इनकी हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला आ जाता है मेरे पास कंजर्वेटिज्म। कौन बताएगा क्या होता है बच्चों कंजर्वेटिज्म? बोलो बच्चों, क्या होता है कंजर्वेटिज्म? इसको बच्चों दूसरी लैंग्वेज में हम प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस भी बोलते हैं। प्रूडेंस का मतलब तो होता है बच्चों समझदार, लेकिन कंजर्वेटिव का मतलब होता है सॉर्ट ऑफ, हिंदी वर्ड टू वर्ड बोलूं तो रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब होता है ना, जो इनकी एक पुरानी सोच है वो उसी पे अटके रहते हैं। नॉर्मली ये चीज एक नेगेटिव पॉइंट दिखाती है, लेकिन अकाउंट्स में अगर कोई कंजर्वेटिव है तो वो पॉजिटिव चीज दिखाती है। तो वो ये दिखाता है कि हम ना कभी भी अपना नुकसान नहीं होने देंगे एट एनी कॉस्ट। एंड जो रूढ़िवादी सोच होती है ना, वो यही होती है कि अपना नुकसान ना हो इसलिए कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स बना देते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। तो काफी सारी चीजें उसमें ऐसी होती है जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। तो लॉजिकलेस जो बातें हैं वो कंजर्वेटिज्म में नहीं आती। तो फिलहाल जब आप अकाउंट्स की बात करते हैं तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस बोल लो या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बोल लो। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपके जितने भी एंटीसिपेटेड एंटीसिपेटेड मतलब होता है बच्चों आपके हिसाब से, जो आपको लगता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो भविष्य में प्रॉफिट भी हो सकते हैं और भविष्य में लॉस भी हो सकते हैं। तो कहता है कि भाई जो भी भविष्य में प्रॉफिट हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनको भूल जाओ, क्योंकि वो तो होंगे ही। आपको उसके लिए खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपके नुकसान होने वाले हैं ना, उनके बारे में सोचो, उनके लिए प्रोविजन बनाओ, उनको कम करने की कोशिश करो, मिनिमाइज करने की कोशिश करो। ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, जो हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल लगेगा। एक में मैं एक्सपेंस को कम करूंगा या नुकसान को कम करने की कोशिश करूंगा, जब मुझे लगेगा कि मेरी मेरी जो स्कोप है, मेरी हद से बाहर है, मैं उसको नहीं कम कर सकता, तो फिर मैं उसके अगेंस्ट प्रोविजन बना लूंगा। ठीक है। तो मैंने गुड्स सेल करे टीना मैडम को। मैंने कहा ये लो मैडम, टीना जी आपको मैंने 10,000 रुपीज के गुड्स सेल करे हैं। कैसी सेल करी बच्चों? क्रेडिट सेल करी। तो क्रेडिट सेल है तो टीना ने कहा कि सर मैं तो आपको बाद में पैसे दूंगी। अब बाद में पैसे देगी तो बच्चों आपको पता है, अगर ना कोई भी व्यक्ति आपकी पेमेंट बाद में करता है तो कितना बड़ा नुकसान हम लोगों का होता है। देखो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। आई थिंक आपने ये लास्ट क्लास मैथ्स में पढ़ा हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी मतलब आज मनी की क्या वैल्यू है। अगर मैं आपको आज 1 लाख रुपए देता हूं और आज से 10 साल बाद 1 लाख रुपए देता हूं, टुडे एंड आफ्टर 10 ईयर्स, तो आज से 10 साल बाद बच्चों 1 लाख की वैल्यू ना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। तो पैसों की वैल्यू आपको पता है समय के साथ साथ हमेशा ही पैसों की वैल्यू डाउन होती रहती है, पैसों की वैल्यू गिरती रहती है। तो इसकी वजह से जितना जल्दी हो सके अपना पैसा निकलवा लो, वरना आपको नुकसान होता है। तो आपको पता है दैट वैल्यू ऑफ मनी ऑलवेज डिक्रीजेस। अब वो इन्फ्लेशन फैक्टर की वजह से हो, डिमांड फैक्टर की वजह से हो, कुछ भी हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि सोचो बच्चों, अगर आज ही मेरे को ये 1 लाख रुपए मिले होते तो मैं इसे बैंक में डाल देता। कुछ ना करके भी मेरे पास 6% 7% इंटरेस्ट कंपाउंडिंग बेसिस पे आता, और 10 साल बाद अगर मैं उस फंड को देखता तो वो 1 लाख अराउंड 2 या 3 लाख रुपए हो चुके होते। वेयर एज अगर मैंने पैसे नहीं लिए, एक तो वैल्यू कम मिल रही है, दूसरा मेरा इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि जो क्रेडिट सेल हुई ना, जितना अर्लीस्ट हो सकता है ना, वो उसको लेने की कोशिश करता है। अब क्रेडिट सेल करी टीना को, मैंने कहा टीना मैडम आपका टाइम हो गया, आप पैसे दे दो। टीना ने कहा सर ऐसा है कि पैसे तो है नहीं और मैं आपको पूरे पैसे नहीं दे पाऊंगी। मैंने कहा नहीं, ये तो गलत बात है। तो टीना ने कहा सर फिर अभी सिचुएशन ऐसी है। फिर मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि टीना पेमेंट ना करे, तो मैंने टीना को एक ऑफर दिया। मैंने कहा एक काम करो, आपको मैंने दिया 10% डिस्काउंट। अब ये बच्चों मैं 10% से 50% तक डिस्काउंट दे सकता हूं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं मिलने वाला। उससे बेटर तो ये है ना कि हाफ ही मिल जाए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये सीन तब आता है बच्चों जब हमें लगता है कि शायद सामने वाला बंदा पेमेंट करने से रुक रहा है।
तो हम उसको डिस्काउंट देके उसके साथ फुल सेटलमेंट कर लेते हैं। ठीक है, आपने डिस्काउंट दिया, फुल सेटलमेंट कर ली। अब अगर मैंने टीना को 10,000 में से 5,000 का डिस्काउंट दे दिया तो 5,000 में हमारी फुल सेटलमेंट हो चुकी है, तो इसका मतलब 50% डिस्काउंट दे दिया। अब मेरे पास उसके अगेंस्ट कोई लीगल राइट नहीं रहेगा। क्लियर है बच्चों बात? लेकिन जब आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति तो इंसॉल्वेंट ही होने वाला है, कोई सवाल ही नहीं है कि वो बंदा पैसे देगा, तो आप पहले ही कुछ लोगों के लिए क्या बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट। प्रोविजन फॉर बेड डेट की ट्रीटमेंट हम कहां करते हैं बच्चों? इसको आपने देखा है ना, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मली बेड डेट एक लॉस है, पीएनएल के डेबिट आना चाहिए, लेकिन प्रोविजन फॉर बेड डेट का मतलब ये है कि मैं प्रॉफिट में से पहले ही 50 रुपए अलग निकाल के रख लेता हूं और मैं कहता हूं कि भैया ये मेरा शायद नुकसान हो सकता है। अब हो सकता है कि भविष्य में नुकसान होगा, ऐसा भी हो सकता है कि नुकसान नहीं होगा। अगर भविष्य में 50 रुपए तक का नुकसान होता है तो हमें उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना होगा, लेकिन अगर आपका नुकसान उससे ज्यादा होता है तो फिर आपको लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम प्रोविजंस बना लेते हैं, रिजर्व्स बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं आपको पहले से ही उन्हें सिक्योर करके रखना पड़ेगा, ताकि आपको एकदम से ना धक्का ना लगे। इसका दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं बच्चों, आपको ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 पढ़ना है जब आप सीएमए इंटर में आएंगे। छोटी सी बात है बच्चों, ये है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक एक बहुत बड़ा आइटम होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अच्छा बच्चों, आपने सुना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं बिजनेस के लिए बहुत सारे एसेट्स होते हैं, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट। महंगे एसेट कौन से होते हैं? तो आप कहोगे सर ये पूछने की बात है, फिक्स्ड एसेट महंगे होते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि बेटा फिक्स्ड एसेट महंगा नहीं होता, बिजनेस के लिए सबसे महंगा उसका स्टॉक होता है। क्या आप मेरी इस बात को मानेंगे अगर मैं कहूंगा कि बिजनेस के लिए सबसे महंगा स्टॉक, सबसे महंगा एसेट उसका स्टॉक होता है? क्या आप इस बात को मानोगे? यस और नो? नहीं मानोगे ना? पक्का? चलो देखो, अब बच्चों मैं प्रूव करता हूं कि स्टॉक की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। देखो, मुझे ये बताओ कि सबसे महंगी चीज क्या होगी किसी बिजनेस के बाद? आई थिंक बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी। तो मैं लिख लेता हूं बच्चों प्लांट एंड मशीनरी। ये लो, मैंने बिल्डिंग भी लिख ली, और मैंने कहा ये लो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है 100 करोड़ रुपए की। ठीक है, आपकी बिल्डिंग भी है 100 करोड़ रुपए की। कितना हो गया? 200 CR। अब बच्चों आप प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग में ना जब इतनी महंगी होगी, आप लगातार रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा करवाएंगे जो कि रेवेन्यू नेचर का होगा, और कुछ ना करके भी आप इन्हें कम से कम नहीं तो 10 साल तो यूज करेंगे। ठीक है, और आपको ये लगता था कि सर स्टॉक की तो वैल्यू ही क्या है, स्टॉक तो हम खरीद ही कितना रहे हैं, स्टॉक तो डेली हम सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का यूज करते हैं। तो आपको लग रहा है बच्चों 5 लाख का है, बट ये 5 लाख पर डे है, इसलिए आपको छोटा सा लगता है। जब आप इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 365 से, तो 1 साल की कंजम्पशन आएगी। फिर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करना बेटा 5 लाख इंटू 365 इंटू 10। मेरे को जरा बताना क्या फिगर आ रही है, ये कैलकुलेटर लेके आप बैठे हैं तो। बताओ बच्चों कितना आ रहा है? आई थिंक ये आ रहा है। अब आप लगा लो कितना अमाउंट हो गया। ठीक है, ये मेरे पास 150 करोड़ हो गया, और दोनों से ही 150 करोड़ बढ़ा है। तो अब आप मानते हो कि स्टॉक ज्यादा महंगा खरीदते हैं, मतलब स्टॉक जो होता है बच्चों वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। एंड बिल्डिंग बिल्डिंग में कुछ दिक्कत विक्कत होता है तो चलेगा, लेकिन अगर स्टॉक अनअवेलेबल रहा ना तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, एंड मार्केट में आप सर्वाइव ही आपको पता है प्रॉफिट की वजह से कर रहे हो। तो इसीलिए स्टॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद रहा बच्चों, कभी भी आपने इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ी हुई है ना बच्चों, तो इकोनॉमिक्स में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इन्वेस्टमेंट का, और वहां पे अगर आपने ध्यान से पढ़ाई करी है बच्चों इकोनॉमिक्स की, तो आपने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट में होता है, या फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल एसेट्स उन्हें बोलते हैं, एंड स्टॉक में होता है। ये आप पढ़ के आ रखे हो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये आपने? फिक्स्ड एसेट और एसेट पे इन्वेस्टमेंट होती है। आप कहोगे सर एसेट पे कैसे इन्वेस्टमेंट होती है? बेटा लॉन्ग टर्म के लिए देखो, तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होती है।
तो यहां से ये पता चला स्टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। तो AS2 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है बच्चों, वो कहता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कॉन्सेप्ट ये है, कहता है स्टॉक की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो उसकी मार्केट वैल्यू या फिर उसकी कॉस्ट, इन दोनों में से एक होगी। डिपेंड करता है दोनों में से लोअर कौन सा है। अब नॉर्मली क्योंकि आपने आगे के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े और बहुत ज्यादा डिटेल में अकाउंट्स पढ़ी नहीं है, बट आपके दिमाग में ये पॉइंट आ सकता है कि सर अगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो चीजों को हम कॉस्ट पे लिखेंगे, मैं क्यों मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके उसको लोअर ऑफ दी अबव पे लिखूं? सही बात है ना बच्चों? आपके हिसाब से आपको नहीं लगता कि हमारी बुक्स में चीजें कॉस्ट के हिसाब से होनी चाहिए? यस और नो, जल्दी बोल के बताओ। कॉस्ट पे रिकॉर्ड होनी चाहिए ना। लेकिन बच्चों यहीं पे आ जाता है मेरे पास प्रूडेंस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो कहता है भविष्य में अगर नुकसान होने वाला है ना तो उसको पहले ही रिकॉग्नाइज करो। तो सोचो बच्चों, नॉर्मली आपको भी लगेगा कि सर अगर स्टॉक की वैल्यू मार्केट से कम ही होगी तो मैं उसे क्यों खरीदूंगा या फिर क्यों बनाऊंगी मैं उस चीज को जब वैल्यू मार्केट से कम है। तो बेटा कभी कभी ना मार्केट में सिनेरियो, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, कुछ इमरजेंसीज की वजह से, कुछ टेक्निकल चेंजेस की वजह से किसी किसी चीज की वैल्यू ना एकदम मुंह के बल ऑन दे मुंह गिर जाती है। आपको ना इसका एक केस स्टडी देता हूं। आपने बच्चों नोकिया कंपनी का फोन देखा है? नाम सुना है नोकिया कंपनी का? सबने सुना होगा। अब बच्चों नोकिया कंपनी की तुम्हें कहानी बताता हूँ जो तुम्हें आज तक नहीं पता होगी। नोकिया कंपनी किस देश की है ये पता है आपको? किस देश की थी? अब तो यूएस की हो गई है, पहले किस उसकी थी? तो नोकिया बच्चों फिनलैंड एक कंट्री है, वहां की कंपनी थी। तो जब नोकिया बना ना, एक बच्चों जैसे ना उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें होती है, जैसे नैनीताल है, तो वहां पे एक नोकिया लेक है। तो नोकिया लेक के नाम पे कंपनी का नाम रखा गया नोकिया। इन्होंने मोबाइल बनाए। अब सोचो बच्चों, मैं सिर्फ और सिर्फ नोकिया कंपनी की बात करके आपको AS2 समझा रहा हूं। तो इन्होंने बच्चों जब मोबाइल बनाए ना, तो इनके जो मोबाइल थे, मान लेते हैं 1 लाख सेट बने हुए थे, मान लेते थे, और उनकी जो कॉस्ट इन्हें पड़ रही थी वो 1000 पर यूनिट पड़ रही थी। तो इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 1000 लाख हो गई। ठीक है, तो इनकी स्टॉक की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 1000 लाख। ठीक है। अब आपको पता है जब मार्केट में नोकिया के फोन बिकते थे उस टाइम पे वो 3000, 4000, 5000, अच्छा खासा मार्जिन उस पर कमाते थे लोग। एंड मार्जिन जब कमाते थे, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं बच्चों। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डीलर्स मार्जिन। आप ना अगर कभी उस टाइम पे फोन खरीदने गए होंगे, क्योंकि आप तो बहुत छोटे होंगे उस टाइम पे, खुद मैं भी जब मैं 12th में आया था तब मैंने भी फोन लिया था, तो मैं नोकिया का फोन खरीदने गया था। उन्होंने मुझे एक गंदा सा LG का फोन चिपका दिया था। द रीजन बिहाइंड दैट, नोकिया हर एक सेल पे 5% पे करता है, एंड बाकी की जो कंपनीज है वो 10% पे करती हैं। आज के टाइम पे बच्चों किसी भी दुकान में आप चले जाओ फोन लेने, आप बोलो मुझे MI का फोन चाहिए, बोलो मुझे सैमसंग का फोन चाहिए या कोई और चाहिए, सामने वाला आपसे कहेगा कि सर वीवो का फोन ले लो या ओप्पो का फोन ले लो। क्योंकि ये दोनों आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डीलर्स मार्जिन देते हैं, ऑलमोस्ट 20 से 25%। तो ये इतना ज्यादा डीलर्स मार्जिन देते हैं, इसलिए इनके फोन जो महंगे होते हैं उसमें डीलर मार्जिन काफी ज्यादा होता है। तो डीलर यही चिपकाने की कोशिश करता है आपको, कि इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की नहीं होती। खैर टेक्निकल बातों को मैं छोड़ देता हूँ। नोकिया की हम बात कर रहे थे बच्चों, तो नोकिया लेक के किनारे ये था। तो मैंने कहा बेटा इसकी 1000 की एक सेट की है और टोटल 1 लाख रुपए का मान लेते हैं इसके पास स्टॉक रखा है। इसने अपना स्टॉक इस वैल्यू पे वैल्यू किया है। फिर अचानक से क्या हुआ बच्चों, 2006-7 में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, जिसमें एंड्रॉइड सिस्टम एंड टच वाली स्क्रीन आने लग गई, जिसमें चाइना फोन्स बहुत सारी उस टेक्नोलॉजी को वो कर रहा था। बट चाइना के साथ यूएस भी कर रहा था, बट यूएस ने शो नहीं करा, चाइना खुलेआम उस चीज को करता था। तो स्पेशली उस टाइम पे जब इंडिया में टच वाला फोन आया था, सब चाइनीज फोन ही होते थे। फिर यूएस अपने एप्पल पे काम कर रहा था, ब्लैकबेरी पे काम कर रहा था, और अपना सैमसंग पे, यूएस का नहीं है सैमसंग, कोरिया का है थे, तो वो सैमसंग पे काम कर रहे थे। तो इस तरीके से जब हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, तो लोग, ये जो डब्बा फोन था, डब्बा फोन बोलते थे नोकिया को, लोग चले गए स्मार्टफोन की तरफ। और स्मार्टफोन, नोकिया वालों को बस यही गलती क्या हुई थी नोकिया से, उन्हें लगा हमारा प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है और गिरने पे टूटता भी नहीं है, तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो हमारा प्रोडक्ट नहीं लेगा। लेकिन यही उनकी जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने सबसे बड़ी गड़बड़ कर दी। क्योंकि लोग जो होते हैं, लोग दिन दिन के बाद टेक्नोलॉजी के साथ डिजिटल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए सारे के सारे लोग चले गए स्मार्टफोन पे।
फिर जब स्मार्टफोन पे की तरफ पॉपुलेशन जाने लगी, सब लोग इसकी तरफ जाने लगे, इसकी डिमांड अपने आप कम हो गई। इसकी डिमांड कम होने की वजह से, गुड मॉर्निंग, टाइमिंग क्या है आज की? टाइमिंग तो वही है, फिर लेट हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो एक काम करो, आप या तो वहां बैठ जाओ या चाबी लेके उधर बैठ जाओ, यही हो क्या? ओके बच्चों, तो ये जो स्मार्टफोन है, इनकी सेल ज्यादा हुई। अब ऐसा हुआ कि मार्केट में कोई इस प्रोडक्ट को पूछ ही नहीं रहा, तो इन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को उन लोगों को देना शुरू कर दिया जो उसके पुर्जे अलग करके कहीं और बेचते हैं, जिसको हम स्क्रैप बोलते हैं। और वो इनसे एक फोन 500 रुपए में लेके ले जाने लगे। अब देखो बच्चों, नॉर्मली कॉस्ट आपकी 1000 है, पर लोग आपसे 500 का ले जा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपनी बुक वैल्यू क्या रखोगे? अगर आप कहते हो सर बुक वैल्यू को मैं कॉस्ट रखूंगा, तो जितनी बार आप सेल करोगे, हर एक सेल पे आपको 500 रुपए का लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। दूसरा, आप कहोगे सर AS2 तो बिल्कुल सही कहता है प्रूडेंस के हिसाब से कि कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, उस पे आप रिकॉर्ड करो। तो अब लोअर क्या हो गया बच्चों? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू लोअर होने की वजह से मैंने उसे 500 रुपए पे नोट रिकॉर्ड किया। सेल कितने का किया? 500 का। फिर मेरे को लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करना पड़ा। क्लियर है बात? इसको बोलते हैं बच्चों प्रूडेंस प्रिंसिपल, कि आप अपने नुकसान को पहले ही अपनी बुक्स में ले लो, ताकि जब एक्चुअल समय आए नुकसान का, तो अलग से आपको नुकसान रिकॉग्नाइज ना करना पड़े। और आपने अपनी बुक में 500 की कॉस्ट ले रखी है, हो सकता है ये 600 का बिक जाए, तो अच्छी बात है ना, प्रॉफिट होगा या लॉस तो कुछ कम हो जाएगा। क्लियर हुई बच्चों बात प्रूडेंस प्रिंसिपल की? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। ये तो हमने बात कर ही ली थी। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है? ये तो बच्चों कंसिस्टेंसी जो है सबसे सिंपल है। कंसिस्टेंसी बस ये कहता है कि आप जब भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग करते समय आप ढेर सारी पॉलिसीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? हम ढेर सारी पॉलिसीज बनाते हैं, हम ढेर सारे रूल्स बनाते हैं, हम ढेर सारे मेथड्स बनाते हैं, एटसेट्रा। ये कहता है एक बार जो भी आपने पॉलिसीज, रूल्स, मेथड्स, प्रोसीजर जो भी कुछ है ना, जो भी एक बार रख लिया, आप उसको कंसिस्टेंट रखो। कंसिस्टेंट मतलब हो गया बच्चों हमेशा एक सा रखो। अब मैं आपसे ये पूछता हूं बच्चों, रूल कहता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, ये कन्वेंशन है बच्चों। कन्वेंशन मतलब कि फॉलो होना चाहिए, नहीं हुआ तो कोई ऐसा नहीं है कि हम पे कोई पेनल्टी लगा देगा या कोई रोक देगा। जैसे मैं कहता हूं कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसी होनी चाहिए? हमेशा सेम। सेम होगी तो ईयर बाय ईयर आपकी जो एसेट की कॉस्ट है, आप उसको कंपेयर कर सकते हो पिछली फिगर से। लेकिन अगर आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करना चाहते हो, क्या आप चेंज कर सकते हो? यस और नो? चेंज कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को तो हमने गोली मार दी ना, एनकाउंटर कर दिया हमने उसका। तो याद रखना बच्चों, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सिर्फ एक कन्वेंशन है जो कि कहता है ऐसा करना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, कोई आसमान नहीं टूटेगा। लेकिन आप याद रखना बच्चों, कभी भी अगर दो चीजों को कंपेयर किया जाता है ना, तो हमेशा उनके बेस देखे जाते हैं। तो अगर उनके बेसिस सेम होंगे तो कंपेयर किया जा सकता है। ऐसा होता होगा जैसे आप लोगों को ना आसपास किसी बच्चे से कंपेयर किया जाता होगा कि जरा उसको देखो, उसको देखो। और अगर आपका कोई बड़ा भाई, बड़ा बहन है, तो उसको देखते होंगे, तो कंपेयर करते हैं घर वाले, और कंपेयर हमेशा अपने पॉजिटिव वाले से करते हैं। तो जैसे मैं आपको पता होगा, मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक था एक समय पे, और मेरी जो स्कूलिंग है वो बहुत बुरी हुई है, या फिर मैं स्कूल में बहुत मुश्किल से पास हुआ हूँ, जैसे तैसे ग्रेस मार्क्स से पास हुआ हूँ। तो मेरे घर वाले कहते थे कि वो देखो शर्मा जी के लड़के को, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, इतना वो चला गया। तो मैंने कहा शर्मा जी के लड़के को क्यों देख रहे हो, गुप्ता जी के लड़के को देखो, परसों ही जेल से आया है, मैं थोड़ी जेल गया हूँ। अब उससे भी तो कंपेयर कर सकते हो ना जिससे मैं पॉजिटिव हूँ। लेकिन वो हमेशा आपसे जो ज्यादा पॉजिटिव होगा उससे आपका कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन तो एकदम बेकार चीजें होती हैं। कंपैरिजन तब पॉसिबल है बच्चों जब दोनों को हर एक चीज एकदम सेम मिली हो, तब कंपैरिजन पॉसिबल है। और सब चीज सेम मिलने के बाद भी सबकी पर्सनैलिटीज अलग होती है, तो कंपैरिजन का सवाल नहीं है। तो मैंने मान लेते हैं बच्चों, मैंने टीना से कहा बेटा ये लो, टीना बेटा ये लो मिल्क, ये लो थोड़े से राइस, ये लो थोड़ी सी शुगर, ये लो थोड़ा सा केसर, और जाके खीर बनाओ। और फिर मैंने कहा अंशिका बेटा ये लो, तुम्हें भी खीर बनानी है, ये लो बेटा थोड़ा सा पानी,
ये लो थोड़ा सा आटा, ठीक है। और ये छोड़ो, मैंने टीना को चूल्हा भी दे रखा है, और मैंने इसको, चलो इसको भी मैंने थोड़ी सी शुगर दे दी, मैंने दिल बहुत बड़ा, मैंने कहा ले बेटा शुगर भी ले, राइस भी ले, और ऐसा कर इसको ना सोलर लाइट में जाके इसकी खीर बना के ला। अब आपको क्या लगता है बच्चों, क्या दोनों खीर एक टाइम पे बन सकती हैं? यस और नो? क्या दोनों खीरों को आप कंपेयर करोगे? करोगे तो ऑफकोर्स एक बुरी ही मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि उसके इनपुट सेम नहीं थे। तो जब दोनों के इनपुट या फिर दोनों की सिचुएशन बेसिस ही सेम नहीं थे, तो आप कैसे कंपेयर कर लोगे? इसीलिए जीवन में कभी भी किन्हीं दो चीजों को कंपेयर मत करना, और इंसानों को तो बेटा कभी भी कंपेयर मत करना, ठीक है। तो यही बात होती है बच्चों हमारे अकाउंट्स के साथ, कि जब मैं डेप्रिसिएशन ले रहा हूं, देखो बच्चों मैं ग्राफ से समझाता हूं। मैंने बच्चों एसएलएम लिया है 10%, तो मेरे को पता है 10 साल में मेरी इस तरीके से एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। आप याद रखना बच्चों, कभी भी कोई ग्राफ देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें मेन चीज होती है ट्रेंड। अगर आपको ट्रेंड मिलता है ना, दैट मीन्स आप एकदम सही काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि भैया 10% डेप्रिसिएशन एसएलएम में ऐसा बनता है, पर मैं तो 10% लूंगा डब्ल्यूडीवी, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा ये तो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर में मजा नहीं आया, 15% डब्ल्यूडीवी, मैंने कहा मजा नहीं आया। थर्ड ईयर में मैंने कहा एसएलएम ले लूंगा 20%, फिर मजा नहीं आया, अब 35% डब्ल्यूडीवी ले लूंगा। तो अब जब बच्चों में एसेट की फिगर बनाऊंगा ना, तो ये इस तरीके से आड़ा टेढ़ा सा चार्ट मिलेगा, जिसमें कोई ट्रेंड नहीं होगा। ट्रेंड ना होने की वजह से ईयर टू ईयर जो कंपैरिजन है ना इसकी, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो यही रीजन है कि हम कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, कि एक बार आपने जो रूल्स, सेट ऑफ रूल्स पॉलिसीज बनाई है ना, आप लगातार उनको फॉलो करो, बट सिचुएशन आने पे आप उनको चेंज कर सकते हैं। एंड याद रखना, मैंने आपसे यही कहा है बच्चों कि प्रैक्टिकली हर एक चीज पॉसिबल है। तो मैं कभी भी कोई चीज पूछूं हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हो सकता है ये आंसर होगा। फिर रीजन आपको पता हो या ना पता हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये था मेरे पास कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी। मान्य बेटा, मटीरियलिटी का मतलब बताओ आपके हिसाब से क्या है? अरे वाह, वेरी गुड। अब थोड़ा सा समझा भी दो, कृपा होगी आपकी। ओके, कैसे ध्यान रखेंगे? गोद में पढ़ेंगे? ओ मेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कैसी हो, गिरना मत, ऐसे करेंगे बच्चे गोद में लेके? कैसे ख्याल रखेंगे उसका? बोलो बोलो। कहाँ गए मैडम? अंशिका आप बताओ बेटा, मटीरियलिटी क्या होता है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो मटेरियलिटी का आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मान के चलिए, आज भी आप 100 सीए में फाइनल बच्चों से मिलेंगे ना, उनमें से 80 बच्चों को पॉइंट टू पॉइंट मटेरियलिटी क्या होता है वो नहीं पता होता। और आपको उन 80 बच्चों में से नहीं बनना, आपको बाकी के 20 बच्चों में से बनना है, ठीक है। 20 भी क्यों, टॉप 1% में से बनना है, जिनको एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट पता है। तो मैं यहाँ बच्चों मटेरियलिटी के बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा, आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो मटीरियलिटी का मतलब होता है बच्चों इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट, पहले आप ये समझिए, मैं पहले आपके लेवल पे आपको समझाता हूं कि बच्चों, आप हो, आप सारी की सारी यहाँ लड़कियां हो, अच्छी अच्छी बच्चियां हो आप सब। तो एक आपकी मदर है, तो मान लेते हैं बच्चों मैंने एक एक्स का नाम लिया, ये एक्स की मदर है। तो एक्स की मदर क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी या नहीं होगी बच्चों? ऑफ कोर्स होगी, एक्स की मदर उसके लिए इंपॉर्टेंट। एंड अगर एक्स की मदर की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो जाए, अगर उन्हें किसी भी टाइप की इलनेस हो जाए, तो मदर, क्योंकि मदर क्या है, मदर एक्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट होने की वजह से अगर मदर को बीमारी लगती है कोई, तो उसकी वजह से एक्स का पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा। एक्स को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेंटली टेंशन होगी, या उसका जो काम करने का तरीका होगा वो सारा का सारा खराब हो जाएगा। दिन भर का पैटर्न, सुबह खाना टाइम पे नहीं मिलेगा, मदर को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ऑफिस से छुट्टी मारनी पड़ेगी, एक दिन की लीव लग जाएगी, थोड़ा सा पैसा कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी जो दिनचर्या है वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। एंड ये सेम चीज हमारे साथ भी हुई है, हमने भी देखी है। तो आप मानते हो कि मदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मटेरियल वर्ड यूज करूंगा तो आप ये मत समझना कि हमारी जो मदर है वो हमारे लिए माल है या फिर कोई सामान है। सामान मतलब ये मटेरियलिटी इंपॉर्टेंट वर्ड को बताता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि हमारी मदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मदर के साथ कोई भी दिक्कत हुई तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम खराब होने वाला है। सेम टू सेम बच्चों, अकाउंट्स में भी यही कॉन्सेप्ट आया है कि अकाउंट्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मटेरियल नेचर की होती हैं। अगेन बच्चों, मटेरियल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट। और याद रखना, जब भी मटेरियल नेचर की चीजें आती हैं तो इसमें आते हैं हमारे पास हमारे फिक्स्ड एसेट, जिसमें एक ही बारी में आपने ढेर सारा पैसा लगा रखा है। ठीक है। जैसे बच्चों, आपके लेवल पे अगर मैं फिक्स्ड एसेट की बात करूं तो शायद आपके लिए आपका मोबाइल फोन है जो फिक्स्ड एसेट है। ठीक है। तो मोबाइल फोन की आप भी स्पेशल केयर करके रखते होंगे। आपकी गाड़ी होगी तो गाड़ी, घर में गाड़ी है तो उसका इंश्योरेंस होगा। घर में लैपटॉप कंप्यूटर है तो शायद आपने इंश्योरेंस उस पर ले रखा हो, नहीं ले रखा लेकिन केयर तो करके रखते होंगे। वहीं घर में माचिस की डब्बी पड़ी है, उसको फेंक दो, गिर दो, उसकी तीली को जलाने की जगह कान खुजाने की यूज कर दो, क्या आपको फर्क पड़ेगा उससे? तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, क्यों? क्योंकि इतनी कम वैल्यू, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन चीजों की वैल्यू ज्यादा होती है उनकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है। तो अकाउंट्स में किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं बच्चों, तो बिजनेस के लिए उसके जो फिक्स्ड एसेट होते हैं वो मटेरियल नेचर के होते हैं। और फिक्स्ड एसेट में भी वो वाला फिक्स्ड एसेट जो बिजनेस ऑपरेशन में डायरेक्टली हेल्प करता है। और अगर आप ध्यान से सोचो बच्चों, बिजनेस ऑपरेशन में डायरेक्टली कौन सा एसेट हेल्प करता है? बताओ, कौन सा फिक्स्ड एसेट बिजनेस में डायरेक्टली हेल्प करता है बिजनेस ऑपरेशन में? और जब भी बच्चों मैं बिजनेस ऑपरेशन कह रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रोडक्शन और सेल्स कह रहा हूं। बताओ बच्चों। फिर से बोलो। वेरी गुड। प्लांट एंड मशीनरी। सो किसी भी बिजनेस के, ऑफ कोर्स लैंड एंड बिल्डिंग ऑल्सो। बट क्या फर्नीचर भी हो सकता है? हो सकता है क्या फर्नीचर? ध्यान से सोचो बच्चों, अगर मेरी दो चार चेयर टूट जाए तो क्या मेरा बिजनेस ऑपरेशन रुक जाएगा? तो फर्नीचर बेटा फिक्स्ड एसेट है, बट इट इज नॉट अ मटीरियल आइटम। वेयर एज प्लांट एंड मशीनरी इज वेरी हाईली मटीरियलिस्टिक। ठीक है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपका प्रोडक्शन का रुकना तय है। और जहां आपका प्रोडक्शन रुका वहां आपकी सेल कम होगी। सेल कम होगी, मार्केट में कस्टमर उतने, डिमांड उतनी है, तो लोग आपको छोड़ के आपके कॉम्पिटिटर पे चले जाएंगे। कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट अगर उन्हें पसंद आया तो आपका मार्केट शेयर खत्म हो जाएगा। तो देखो लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान होता है। खैर, अब दूसरा इस तरीके से समझो, अगर मैं बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि दो बैलेंस शीट है बच्चों, बिजनेस ए की, बिजनेस बी की। ए की जो बैलेंस शीट है बच्चों, उसकी टोटल वैल्यू है 10,000 रुपीज। और इसकी जो मशीनरी है इसकी वैल्यू है 8,000 रुपीज। तो आपको इन टर्म्स ऑफ वैल्यू पता चल रहा है ना कि 80% तो इसी आइटम की वैल्यू है। अब ये हो सकता है कि बी के पास भी सेम मशीनरी है जिसकी वैल्यू 8,000 है, बट उसके टोटल एसेट की वैल्यू 10,000 करोड़ है। तो सोचो बच्चों, जिसकी 10,000 की बिजनेस की वैल्यू, अगर उसके 8,000 की चीज खराब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो उसको बहुत एडवर्सली इफेक्ट करेगा। क्या यहां बी को भी उतना एडवर्सली इफेक्ट होगा? यस और नो? नहीं होगा ना। बिल्कुल सही बात है। अब यही बच्चों, इसको ना हमेशा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट को हम इन टर्म्स ऑफ अमाउंट जरूर लेते हैं कि कोई भी चीज जो महंगी है, अब याद रखना बच्चों, महंगी के लिए ना हर एक पर्सन के हिसाब से डेफिनेशन अलग हो जाती है। अभी आप किसी गरीब आदमी को देखो, उसके लिए उसकी साइकिल ही गाड़ी है। ठीक है। मेरे लेवल पे गाड़ी सिर्फ और सिर्फ फोर व्हीलर होते हैं। जिनके पास टू व्हीलर्स हैं वो उनको गाड़ी बोलते हैं। तो हर एक बंदे के लिए जो कॉस्ट होती है ना बच्चों, सेपरेट हो सकती है, अलग हो सकती है। और उनके लिए जो महंगा है वो हो सकता है कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट या मटेरियल ना हो। ठीक है। सो
जैसा मैंने आपको बताया कि मटेरियल में आप वैल्यू जरूर देखेंगे, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी चीज की वैल्यू कम है तो वो किसी के भी लिए मटेरियल नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है वही चीज किसी और के लिए मटेरियल हो। यही मैंने ए और बी बिजनेस से आपको बताया है कि वन आइटम कैन बी मटेरियल फॉर अ बिजनेस बट द सेम आइटम need not to be material for any other business. So depending on their turnover or the value of balance sheet कि कितना प्रोपोर्शन मेरे उस एसेट का है, अगर वो प्रोपोर्शन बहुत हैवी है, मोर देन 25% या 50% है, तो वो मटेरियल हो जाता है। वही सेम आइटम मेरे पास है बट क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है तो मेरे लिए भी वो चीज मटेरियल रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको जब मैंने ये बताया था कि मटेरियल क्या आइटम होते हैं, तो मैं आपको एसेट भी बोल सकता था बट मैंने एसेट नहीं बोला, क्योंकि एसेट से ज्यादा फिक्स्ड एसेट होते हैं जो मटेरियल होते हैं, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू भी देखते हैं उनको। तो फिक्स्ड एसेट में भी सारे के सारे फिक्स्ड एसेट नहीं होते, मतलब सारे के सारे फिक्स्ड एसेट मटेरियल नहीं होते, सिर्फ कुछ ही होते हैं। अब वापिस आ जाते हैं बच्चों, अपने कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। यहां तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का मतलब समझाया है। अब मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट आपसे क्या 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 कह रहा है? तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है आपसे, मैं ना एक बार बुक का लैंग्वेज पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने ना आज तक हमेशा बच्चों को समझाया है, मैंने खुद टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा कि होता क्या है। मैं आज पढ़ लेता हूँ। अरे ये कहाँ गया? ओके, मटीरियलिटी के बाद फुल डिस्क्लोजर और बचेगा, उसको हम देखेंगे। ये रहा बच्चों मटीरियलिटी। एक बार मैं पढ़ देता हूँ पूरा, फिर आपको बताता हूँ। कहता है द कन्वेंशन, the convention of materiality states that make financial statements meaningful and only material fact that is important information should be supplied to user of accounting information. The question arises that material fact, the materiality fact depends on the nature and ये ठीक है, मटीरियल फैक्ट मींस इंफॉर्मेशन दैट इन्फ्लुएंस। बच्चों ये जो मटीरियल फैक्ट, ये जो मटीरियलिटी है ना, ये मटीरियल फैक्ट की बात कर रहा है, मटीरियल आइटम की बात नहीं कर रहा। और मैं जो अभी तक आपको समझा रहा हूं वो मटीरियल आइटम है। तो मटीरियल से ये तो आपको पता चल गया कि सर जो इंपॉर्टेंट है वो मटीरियल है। तो ये जो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है ये बच्चों फैक्ट्स की बात कर रहा है, और मैं जो मटेरियल बता रहा हूँ वो आइटम की है। तो मेरी वाली मटेरियलिटी आपको क्लियर हो गया ना बच्चों? इंपॉर्टेंट आइटम्स जो भी होंगे उनकी हम इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करते समय भी मैं उनका स्पेशल केयर करूंगा, एंड फिजिकली भी मैं उनकी स्पेशल केयर करूंगा। ठीक है ना, जो भी चीज इंपॉर्टेंट होती है उसकी केयर की जाती है। जैसे अकाउंटिंग में आपने देखा है कि सर ये 8,000 की मशीनरी थी, टोटल बिजनेस की वैल्यू 10,000 है, अगर मैं इसमें एक जीरो और बढ़ा दूं ना बच्चों, तो बिजनेस की बैलेंस शीट हिल जाएगी। मशीनरी का अमाउंट चेंज होने की वजह से डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस हिल जाएगा। तो देखो एक छोटी सी गड़बड़ की वजह से आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट हिल जाएगी। अगर वहीं फिजिकली उसकी केयर नहीं हुई तो बिजनेस में प्रोडक्शन रुक जाएगा एंड नुकसान होगा। काफी सारे बच्चों से आपने सुना होगा कि जो मटेरियल चीजें होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, या मटेरियल फैक्ट्स जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। एकदम गलत बात है बच्चों। मटेरियल से फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट्स में तो सब कुछ ही रिकॉर्ड होता है। जैसे मैंने कहा मटेरियल मतलब हैवी अमाउंट, तो मैं ये पेन अगर 10 रुपए का खरीद के लाया हूं तो इसको भी तो स्टेशनरी में डालूंगा। इवन मेरे 1-2 रुपए का भी खर्चा है तो उसको मिसलिनियस एक्सपेंस में तो डालता हूं। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में याद रखना, हर एक चीज रिकॉर्ड होती है, मटेरियल आइटम की केयर ज्यादा की जाती है। खैर, अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है बच्चों, ये मैंने आपको आइटम से सीएमए इंटर और फाइनल वाला ज्ञान दे दिया। अब वापस आपकी बुक में आ जाते हैं। तो ये कहता है कि भाई जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, मटेरियल फैक्ट मतलब वो होता है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए गाड़ी खरीदने के लिए, आपने कहा सर चकाचक गाड़ी है, बस मैंने एक मेन चीज आपको नहीं बताई कि गाड़ी में ब्रेक्स नहीं है, और मैंने गाड़ी आपको बेच दी, तो मैंने आपके साथ गलत किया या नहीं किया, फ्रॉड किया या नहीं किया? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसी पे बेस्ड जजमेंट होती है आपकी उसको परचेज करने की या परचेज ना करने की। सो किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको हम मटेरियल फैक्ट्स कहते हैं। तो फिलहाल आपके कोर्स के हिसाब से मटीरियलिटी का मतलब ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अगेन वर्ड का मतलब अभी भी इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आइटम्स की जगह क्या बोल दिया बच्चों? जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको डिस्क्लोज करने होंगे, किसको? स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? यूजर्स ऑफ अकाउंट। बस इतनी सी बात, ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। तो आगे इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही होता है
कि जो भी चीज है, जैसी भी वो चीज है, उसको आप एज इट इज सामने रख दीजिए ताकि सामने वाले का डिसीजन सही हो सके। इसी से रिलेटेड बच्चों में एक कॉर्पोरेट फ्रॉड है, वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक बच्चों सत्यम कंपनी थी, सत्यम कंप्यूटर्स। आप इसको गूगल करना। ये 2006-7 की बात है, इवन आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम। तो सत्यम कंप्यूटर्स की ये केस है। इसका बच्चों जो सीईओ था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका नाम था रामलिंगम राजू। ठीक है। ये खुद प्रोफेशन से एक सीए था, क्योंकि ये सीए था तो इसको पता था बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे हिलाते हैं। अब बच्चों नॉर्मली सोचो कि मेरी ये कंपनी लिस्टेड है और मेरी कंपनी की टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन या टोटल एसेट लाइबिलिटीज, इनकी जो वैल्यू है वो 20 लाख रुपए है। तो क्या आप मेरे शेयर पे इन्वेस्ट करते? यस और नो? तो आप कहते सर 20 लाख की बात करते हो, रिलायंस इंडस्ट्री 20 लाख करोड़ रुपए की है, हम वहां इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास क्यों आएंगे? तो रामलिंगम राजू ने क्या देखा कि इसकी जो बैलेंस शीट है ना, इसको करना था फ्रॉड, इसको चाहिए थे लोगों से बहुत सारे पैसे। तो इसने देखा कि इसकी बैलेंस शीट यहाँ पे 20 लाख रखा हुआ है, यहाँ पे 30 लाख लिखा हुआ है। तो इसको पता था ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो मार्केट से मिलेगी नहीं। तो इसने क्या किया ना, अपनी मर्जी से 3 जीरो एक्स्ट्रा जोड़ दिया हर एक फिगर के आगे। तो सोचो बच्चों, हर एक फिगर के आगे 3 जीरो अगर मैंने जोड़ दिया ना, जो 30 लाख था वो 30,000 लाख हो जाता। 30,000 लाख का मतलब है 300 करोड़ हो जाता वो आइटम। 30 लाख से 300 करोड़ का आइटम हो जाता। तो इससे क्या होता बच्चों, इससे आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाती। और अगर आपकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो लोग आपके पास आएंगे। तो इसके शेयर के प्राइस धड़ाधड़ बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे। और ऐसा समय आ गया था कि 20 रुपए से इसका शेयर बढ़ते 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 2,000 चला गया। और लोगों ने जब पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया तो कुछ लोगों ने फायदा कमाया, लेकिन फिर अचानक से एक बार इसने ओरिजिनल जो कॉपी थी ना बच्चों अपनी बैलेंस शीट की, वो गलती से कहीं पे फैक्स कर दी। फिर फैक्स करने के बाद इसने पुलिस को कॉल किया और कहा कि मुझे आप अरेस्ट कर लीजिए क्योंकि मैंने एक फ्रॉड किया है। अब सोचो बच्चों, नॉर्मली अगर कोई और होता तो वो यूके भाग जाता, जैसे हमारे देश में कोई भी क्राइम करता है तो यूके या दुबई भाग जाते हैं। तो रामलिंगम राजू नहीं भागा। उसका जो प्राइमरी रीजन था वो ये था कि रामलिंगम राजू ने अपनी कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स को यूएस एक्सचेंज, यूएस का जो एक्सचेंज होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज, वहां भी रजिस्टर किया था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, नेस्डैक उसको बोलते हैं बच्चों। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उसने अपने शेयर्स को लगा रखा था। तो जब इसने ये फ्रॉड किया तो फ्रॉड इंडिया के तरफ से भी हुआ क्योंकि यहाँ के मार्केट में शेयर थे सेबी के हिसाब से, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से भी उसने फ्रॉड किया था। तो उसने पता है क्यों इंडियन पुलिस को फोन किया? क्योंकि पता था यहाँ पुलिस पकड़ेगी, पैसे देके छूट भी जाएंगे। और अराउंड विद इन 2 इयर्स वो छूट भी गया। लेकिन अगर यही वो बच्चों यूएसए जाता ना, यूएसए की पुलिस अगर यहाँ से डिपोर्ट करती, उसे यहाँ से उठा लेती, तो उसकी सजा कम से कम 130 या 170 साल की कैद थी। और यूएस में नहीं छोड़ते हैं, 170 साल मतलब फॉर श्योर वहीं मरेगा बंदा। तो यूएस की पुलिस अगर इसे पकड़ लेती ना तो ये जाता लंबे टाइम के लिए। उसके बाद ना बच्चों एक रूल है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ कहते हैं, एक बंदे को एक क्राइम के लिए एक ही सजा मिल सकती है। तो जब उसने इंडिया में सजा काट ली है तो अब वहां पे कहीं पे भी किसी और जगह उसको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल उसने खुद को अरेस्ट करवाया। तो देख रहे हो बच्चों, इसने जब 3 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दी तो इसने जो मटेरियल फैक्ट थे उनके साथ छेड़छाड़ करी। जो डिसीजन मेकर था उसके डिसीजन फॉर श्योर खराब होने थे। तो बच्चों जब ये शेयर 2,000 तक का गया था ना, आप एक खुद सोचो बच्चों, आपने अगर अपनी जमा पूंजी, आपके पास 10 लाख रुपए थे, तो 10 लाख रुपए से आपने ऐसा किया कि आपने उसके 500 शेयर खरीद लिए। 500 शेयर खरीद के आपने 10 लाख रुपए उस पर इन्वेस्ट कर दिया। बट जब बच्चों मार्केट में फ्रॉड पता चला तो ये कंपनी एकदम डाउन 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 आ गई। एक समय था जब 20 रुपए पे थी, डाउन 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 आते ये 8 रुपए का शेयर आ गया। सोचो बच्चों, आपने 2,000 रुपए के हिसाब से 500 यूनिट्स खरीदी थी, अब वो 8 रुपए मात्र हैं। आपके 10 लाख की वैल्यू कब 4,000 रुपए रह गई। 3 लोगों ने सुसाइड किया था इस केस में, मार्केट में लूटने की वजह से। और यही मार्केट का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि लोग तब शेयर खरीदते हैं जब शेयर ऊपर जाता है। पर मार्केट में पैसे कमाने का तरीका है, जब किसी के शेयर गिर रहे हो तब उसे कमाओ। तो जिन लोगों ने उसको 8 रुपए पे खरीदा होगा, आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम सुना होगा कंपनी का, महिंद्रा की गाड़ियां देखी होंगी,
कोटक महिंद्रा बैंक सुना होगा, ये सब महिंद्रा एंड महिंद्रा के बिजनेसेस हैं बच्चों। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस सत्यम कंप्यूटर को एक्वायर कर लिया। याद रखना, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अपनी ही ट्रेड की छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करती हैं, इस तरीके से अपना बड़ा बिजनेस करती हैं। तो जब ये 8 का था, महिंद्रा ने इसको परचेज कर दिया, तो 8 से सीधा ये फिर से 300 रुपए चला गया। सोचो, फिर जिसने 800 रुपए में 500 क्वांटिटी खरीदी होती, उसको सीधा 290 का फायदा ऑलमोस्ट पर शेयर होता। तो 290 इंटू 500 आप करो कि कितना ज्यादा होता है, फिर से लाखों में फिगर बन गई। तो यही मार्केट का खेल है कि जब मार्केट डाउन जाता है ना, तब इन्वेस्ट करना चाहिए, जब मार्केट ऊपर जाता है तब सेल करना चाहिए। खैर, मैं मार्केट की बातें क्यों बता रहा हूँ? तो क्लियर है बच्चों कि अगर फुल डिस्क्लोजर नहीं किया तो सामने वाला फॉर श्योर गलत ही डिसीजन उस पर लेगा, आपके ऊपर फ्रॉड का केस जरूर लगेगा। अब बच्चों, किसी चीज से रिलेटेड मटेरियल इंफॉर्मेशन है, तो मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करना है, सही है, बट डिस्क्लोज नहीं कर पाए और अनइंटेंशनल था नॉन डिस्क्लोजर, तो फिर फ्रॉड नहीं है। लेकिन इंटेंशनल आपका कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट एम है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। ये बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, वहां फ्रॉड की डेफिनेशन है। क्या है फ्रॉड की डेफिनेशन? कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, ठीक है। सो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ बच्चों पड़ोस में ना हैं, एक लेडी हैं, तो उनको लड़के वाले देखने के लिए आए। तो लड़कों वालों ने कहा कि भैया हमें तो लड़की पसंद है। तो लड़की की फैमिली ने पूछा कि लड़का क्या करता है। तो इन्होंने कहा हमारे लड़के को तो बहुत अच्छी अच्छी आदत है, एक तो ये मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाता है, और जल्दी उठने के बाद ये थोड़ा सा पब्लिक के लिए काम करता है। उनको कहा बहुत अच्छी बात है, और बाकी ये एडमिन में है, और इनको लगा एडमिन में है तो मैनेजमेंट कर रखा होगा इसने, अच्छा खासा कमाता होगा। तो शादी के बाद क्या पता चलता है, ये लड़का सुबह सुबह न्यूज़पेपर फेंकता है, इसलिए सुबह जल्दी उठता था। और जो एडमिन की बात कही थी, वो व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन था। तो इसके बाद इन्हें पता चला कि इनके साथ हो गया फ्रॉड। फ्रॉड है या नहीं है? फ्रॉड तो है ना बच्चों, गलत किया हुआ है उसके साथ। तो यही हुआ कि जब मटेरियल फैक्ट्स को आपने घुमा के दिया, मटेरियल फैक्ट्स आपने दिए लेकिन आधे अधूरे, तो इसको भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बोला जाएगा, और आपने सामने वाले के साथ गलत किया है। तो यही सब कुछ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में आता है कि कोई भी फैक्ट बता रहे हो तो फुली डिस्क्लोज करना है। आधा अधूरा फैक्ट हमेशा किसी को भी पागल बना सकता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था बच्चों कि मेरे सीएमए फाउंडेशन का मेरा रिजल्ट 100% है। जितने भी बच्चों ने पेपर दिया सब पास हुए, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को आज तक पढ़ा रखा है। उसके बाद मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरा भी 100% का रिजल्ट है। मैंने कहा वेरी गुड। फिर जब मिलने आया कुछ महीनों बाद, मैंने कहा कितने स्टूडेंट थे? कह रहे सर एक ही स्टूडेंट था। तो बात तो उसकी टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन अगर उसने क्वांटिटी नहीं दी तो ये कहीं ना कहीं कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट माना जाता है, ठीक है। तो फैक्ट जो आपको दिया गया वो अधूरा है। तो ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है, जो कि कहता है हर एक चीज से रिलेटेड जो फैक्ट है वो एकदम क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए। क्लियर है बच्चों ये सारे प्रिंसिपल्स जो हमने आज पढ़े हैं? ठीक है। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द टाइम? ठीक है। आज का बच्चों लास्ट टॉपिक होगा हमारा रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम। ये भी बहुत, देखो मेरा ना मन नहीं कर रहा अभी आगे क्लास लेने का, क्योंकि ना माना कि क्लास हमने छोटी करी है, बट जो कॉन्सेप्चुअल चीज मैंने आपको दिया ना वो ऑलरेडी बहुत भारी चीजें हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से। कैपिटल और रेवेन्यू एक और भारी आइटम है। तो अब आप बताओ कि मैं इसे करवाऊं या ना करवाऊं, क्योंकि मैं जो क्लास लेता हूँ वो टाइम नहीं कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इनफ कॉन्सेप्ट है। आपको लगता है नहीं सर दे दो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। बोलो बेटा। आज सिर्फ और सिर्फ भूमि की बात मानी जाएगी, भूमि जो कहेगी वो होगा, कोई और कुछ नहीं कहेगा। भूमि आप बताओ बेटा, आगे करवाऊं या छुट्टी करूं? कितनी अच्छी बच्ची है। ठीक है बेटा, मैं छुट्टी कर रहा हूँ। आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के आइटम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, एंड प्लस पढ़ के आने के बाद नेक्स्ट क्लास ना हम पूरा एकदम डिस्कशन ओरिएंटेड बनाएंगे अपने। ओके। और एक बार ना बच्चों प्लीज मुझे मैसेज करना कि आप एक क्लास के लिए क्या लक्ष्मी नगर आ सकते हैं। अगर आप एक क्लास के लिए लक्ष्मी नगर आओगे ना, तो कैपिटल एंड रेवेन्यू वाला आइटम मैं आपको वहां पे भी पढ़ाऊंगा। और इसका रीजन ये है बच्चों, जो कैपिटल रेवेन्यू का आइटम है, इससे दो क्वेश्चंस आपके सीएमए फाउंडेशन में आते हैं।
5 मार्क्स का क्वेश्चन सीएमए इंटर में आता है। जो हमने मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है सीएमए इंटर के ऑडिट सब्जेक्ट में ये पूछा जाता है। और सेम टू सेम 5 मार्क्स का सीएमए इंटर में। अच्छा बच्चों देखो, इंटर के टैक्स में भी पूछा जाएगा, इंटर के अकाउंट्स में भी पूछा जाएगा, एंड सेम टू सेम सीएफआर एक सब्जेक्ट होता है, ऑडिट एक सब्जेक्ट होता है फाइनल में, वहां पे भी ये पूछा जाता है। तो सोचो वो जो कैपिटल रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर आप में से कुछ बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आप आएंगे उस दिन मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, प्लस मेरे को एक बार आप लोगों से बात करनी है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपके नोट्स देखने हैं। क्योंकि मेरा एक एम है बच्चों, आप में से जो लोग यहाँ क्लास ले रहे हैं, मेरा एम है उनसे 300 प्लस मार्क्स वो करवाने का, स्कोर करवाने का। तो उसके लिए एटलीस्ट एक महीने में, एक हफ्ते में, 2 हफ्तों में हमें एक आध बार मिलना जरूर पड़ेगा। तो अगर आपके पास इस संडे टाइम है तो हम संडे को एक क्लास रख लेंगे। तो एक बार आप ग्रुप में बता देना बच्चों, संडे को मैं टाइमिंग जो आप कहोगे वो रखने को तैयार हूँ, आप ग्रुप में टाइमिंग बता देना। बाकी कल आपकी लॉ की क्लास होगी, लॉ की मैम आपसे जैसा भी होगा आपको बताएंगी। 2 क्लास लो लॉ की, उसके बाद मैम का मुझे फीडबैक देना। उनकी क्लास भी मैं सैटरडे संडे करवाता हूँ। और लॉ की क्लास के लिए भी अगर आप संडे को आते हैं तो एक क्लास फेस टू फेस हो जाएगी। और फेस टू फेस बच्चों जरूर आओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मेरे को आपकी कमियां देखनी है, आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपके नोट्स कैसे बन रहे हैं, आप पढ़ाई किस पैटर्न में कर रहे हो, आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ चीजें कर रहे हो या नहीं कर रहे, या फिर सिर्फ इतना है कि सर ने जो बोला ठीक है। 2 से 3 दिन में जितना मैंने कंटेंट दिया होगा उसका 30-40% आपको याद रहेगा। माना कि वीडियो आपके पास है, तो वीडियो से भी आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, तो एक बार आपको पूरा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मुझे करना है। तो बच्चों आ जाओगे ना संडे को क्लास लेने? जो भी आ सकता है, मैंडेटरी किसी पे नहीं है, पर जो आएगा उसका उतना फायदा होगा। लक्ष्मी नगर क्लास होगी तो आप मेरे को ये ग्रुप में अपडेट कर देना, ठीक है? टाइमिंग मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो संडे को हम मिलते हैं। आज क्या है? आज थर्सडे, आज फ्राइडे है, ठीक है। संडे को हम मिलते हैं कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड आपकी लॉ की क्लास के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय, एंजॉय। कंट्रोल